to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is federalism, and today's session will be session number 2. So in the earlier session we have discussed about what is federalism, किस तरीके से दो tier of government होती है, एक होती है central government and the other government is the state government. Now we will discuss about what makes India a federal country. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना आफ्टर अ वेरी जो पेनफुल और ब्लडी जो पार्टीशन था, उसके बाद बना इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ. उससे पहले एक ही कंट्री थी, पर जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जो पार्टीशन हुआ तो इट वाज वेरी पेनफुल बिकॉज it was painful for the people because वो एक कंट्री में एक जैसे एक साथ रहते थे and then वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया एंड बहुत सारा it wasn't pleasant. जो एक पार्टीशन होता है वो हुआ, वो बहुत ही पेनफुल पार्टीशन था. सो उसके बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और इंडिपेंडेंस के बाद सून आफ्टर दैट सेवरल जो प्रिंसली स्टेट थे वो पार्ट ऑफ द कंट्री बने, पार्ट ऑफ इंडिया बने. The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. जो Constitution है उसने इंडिया को डिक्लेयर किया as a union of states. तो union of states की तरह से उसको डिक्लेयर किया इंडिया को. Although जो वर्ड था एक फेडरेशन का वो यूज़ नहीं किया गया, फिर भी द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड है जो इंडियन यूनियन है वो. सो दैट इज़ वाई जो इंडिया है दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India, and the state governments. तो जो Constitution है वो originally उन्होंने provide किया एक two-tier system governance का, एक जो यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल हम लोग जो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है यूनियन ऑफ इंडिया को. एंड देन देयर आर स्टेट गवर्नमेंट. जो आप लोग जिस स्टेट में भी रहते होंगे बच्चों, आप लोगों ने देखा वहाँ पे एक स्टेट की गवर्नमेंट है. तो आप कहीं भी रहें, आप गुजरात में रहें, आप बंगाल में रहें, तो आप देखेंगे वहाँ पे अपने अपने स्टेट्स की डिफरेंट गवर्नमेंट है. एंड देन वी हैव वन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड देन एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. तो बाद में जो एक थर्ड टीयर है जो आएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद, थर्ड टीयर को इंट्रोड्यूस किया गया. और थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वो है जो पंचायत्स हैं या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी हैं उनको ऐड किया गया. Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. तो जो यूनियन की लिस्ट है, जिन चीज़ों को यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है वो चीज़ें हैं नेशनल इम्पोर्टेंस की. जो चीज़ें होती हैं उनको द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसीज देम. जैसे फॉर एग्जांपल है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स है, जो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है एंड करेंसी है. सो दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों को देखती है. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. So all these lists that you see कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओवरसी करती है जिन चीज़ों को, जिसमें बैंकिंग है और जिसमें डिफेंस ऑफ द कंट्री है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी. हम लोगों को उन सारे मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए फॉर द होल कंट्री, जो थ्रू आउट द कंट्री सेम हो. एंड दैट इज़ वाई ऑल दिस लिस्ट इज included for the जो central government है. State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation.
एंड जो हम लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों का जो व्हाट दे ओवरसी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओवरसी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज देयर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे ओवरसी, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट डिफेंस ऑफ द कंट्री है, एंड ऑल्सो बैंकिंग है, करेंसी है. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो. एंड देन हम लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे. तो स्टेट गवर्नमेंट द लिस्ट ऑफ थिंग दैट दे ओवरसी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट फेडरल गवर्नमेंट विल ओवरसी. तो जो स्टेट गवर्नमेंट ओवरसी करती है उसमें लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें आती हैं, एंड दोज थिंग्स आर पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एट स्टेट लेवल पे देखी जाती हैं. तो उसके लिए पुलिस जो है वो स्टेट की पुलिस है, जो आपका आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपने देखा होगा कि वहाँ की स्टेट की पुलिस है वो वहाँ पे रहती है. अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस है. एंड तो उसी तरीके से अगर आप डिफेंस के अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे जो इंडियन आर्मी है दैट इज़ फॉर द होल कंट्री. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन जो एक फेडरल गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है जो वो देखते हैं, एंड जो देखते हैं एक स्टेट लेवल के लोग. एंड जो एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है वो भी आता है, हमारे जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसके अंदर ही आता है. तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट will oversee everything and anything related to agriculture, related to irrigation, because जो agriculture है that is different from state to state. Not every state will have same type of crops or same type of agriculture को लेके everything is different because the soil is different. लोगों ने अलग जो पहले भी इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाउ द सॉइल इज़ डिफरेंट. तो जिस तरीके से सॉइल डिफरेंट होता है उस तरीके से एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. इफ वी लुक एट जो हम लोग एग्रीकल्चर को देखें तो वो डिफरेंट होगा, इरिगेशन है वो डिफरेंट होगा. सो दैट इज़ वाई ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं या तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर. Concurrent list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state governments, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. तो एक जो concurrent list है उसमें there are the subject that includes of common interest to both the union government or and also the state government. So that means the central government and the state government. तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनमें आते हैं एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. तो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज लिस्ट ऑफ थिंग दैट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. सो देयर डिफरेंट एक क्लियर जो पार्टीशन है फॉर द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हर गवर्नमेंट के अंडर में आता है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड और दैट कम्स अंडर दैट गवर्नमेंट. सो दैट इज़ वाई ये क्लियरली मेंशन है कि विच गवर्नमेंट विल सी or which government will look after what, so that there is no confusion in that. And if there is any dispute, then we have the highest court that looks after and that works as an umpire. So this is how the list has been divided कि जो पूरे कंट्री के हित की चीज़ें हैं, जो पूरी कंट्री में इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म इन द होल कंट्री, वो सारी चीज़ें आती हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर. एंड देन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक स्टेट लेवल पे देखी जा सकती हैं. उसमें पुलिस आ रहा है, उसमें जो और डिफरेंट चीज़ें रहती हैं वो आती हैं, उसमें एग्रीकल्चर आता है. एंड देन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे देयर इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दैट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो रहता है बोथ द गवर्नमेंट्स का, और उसमें फॉरेस्ट है, उसमें ट्रेड यूनियंस आ रहा है, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. सो दिस इज़ हाउ द लिस्ट हैज़ बीन क्लियरली डिवाइडेड फॉर ईच ऑफ द गवर्नमेंट. Both the union as well as the state governments can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. तो both of the जो union as well as the state government है वो concurrent जो list है उसमें से they can make laws regarding to that जो subjects इसमें mentioned है. They can make any of the government जो state level की है, central government की, they can make जो लॉज हैं वो
वो बना सकते हैं। बट अगर इफ़ कोई लॉ बनाया गया एंड देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जो दो टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें अगर कन्फ्लिक्ट है, तो जो लॉ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगी, उसका जो जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा एंड दैट लॉ विल प्रिवेल। सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़ क्लियरली डिवाइडेड कि इफ़ कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज़ एनी लॉ मेड बाय both of the government, they can make the law on anything जो concurrent list में चीज़ें हैं, but in the end if there is any conflict with each other, then the union government will prevail. So this is how everything clearly has been mentioned, so that there is no dispute, there are less chances of dispute in between the two tier of government. So in this session we have discussed about how India किस तरीके से फेडरलिज्म में आता है एंड हाउ देयर आर टू टियर ऑफ सिस्टम, एंड किस तरीके से देयर आर डिफरेंट लिस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स डिवाइडेड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा एंड जिसके लिए जो यूनिफॉर्म हमको पॉलिसी चाहिए वो चीज़ें आएंगी, जैसे बैंकिंग है, डिफेंस ऑफ द कंट्री है, दैट कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन देयर आर एग्रीकल्चर है, पुलिस है, दैट कम्स अंडर द जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, एंड देन देयर इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट की है बोथ ऑफ द tier of government. In also concurrent list में both of the state can make laws, but the union जो government है their law will prevail. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.